एक ऐसी हाइब्रिड कार चला रहे हैं हम लोग जो 7.9 सेकंड में 100 की रफ्तार पकड़ लेती है। ये है होंडा की ZR-V और होंडा कार्स इंडिया के कुणाल साहन हमारे साथ हैं। सर एक बार फिर से स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर कमिंग। सर हेलमेट लेके आप रेडी हैं? बिल्कुल तैयार हैं, आप तैयार हैं कि नहीं? एकदम तैयार हैं सर पूरा। तो क्या करने वाले हैं, इंडिया की 2 लीटर स्पोर्ट्स हाइब्रिड कार चलाने जा रहे हैं जो कि बढ़िया माइलेज भी देती है और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी, और बहुत कुछ सवाल करने जाने वाला हूँ कुणाल सर से, क्योंकि कुणाल सर से जब हम सवाल करते हैं ना तो जवाब ऐसे मिलते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों के सवाल अपने आप आंसर हो जाते हैं। सर रेडी हो? बिल्कुल तैयार हैं, चलें सर? चलिए, चलिए। ये देखो हेलमेट लगा के लेट्स गो। आइए सर प्लीज़। तो कुणाल सर, होंडा ZR-V हेलमेट लगा के हम बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं? क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स कार है, मतलब हाइब्रिड स्पोर्ट्स कार। बिल्कुल। तो सबसे पहले इसके बारे में बता दीजिए 2-4 शब्द। अमित, सबसे एक लोगों की परसेप्शन है कि जो हाइब्रिड एक टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ एक फ्यूल एफिशिएंसी को लेके बनाई जाती है, बट आई थिंक ये सिर्फ एक फ्यूल एफिशिएंसी का खेल नहीं है, ये एक पावर और एक परफॉर्मेंस रिलेटेड खेल भी है। एंड दैट्स द रीज़न वाई हम 2 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंडिया में लेके आ रहे हैं। एंड उसी को प्रूव करने के लिए आज हमने इतने सारे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स को बुलाया है बुद्धा इंटरनेशनल रेसिंग सर्किट के ऊपर। इस तरह की ड्राइव हम एक नॉर्मल सड़क के ऊपर भी दे सकते थे, बट उस टाइम पे आपको पता ही लगता है कि गाड़ी की कैपेबिलिटी 2 लीटर हाइब्रिड की क्या है। तो जैसे कि आज आप गाड़ी चला रहे हैं इस बहुत ही बेहतरीन और अट्रैक्टिव रेसिंग ट्रैक के ऊपर, चाहे ये ऐसी वाइंडिंग रोड्स हों, चाहे वो एक लॉन्ग स्ट्रेच हो, चाहे हार्ड ब्रेकिंग हो, गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है, गाड़ी की जो स्टीयरिंग के ऊपर रिस्पॉन्सिवनेस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बिल्कुल एक स्पोर्ट्स प्रीमियम एसयूवी की तरह है। एंड वही ऑब्जेक्टिव था हमारा 2 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी एसयूवी स्पेस में लेके आने का। सर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आप क्या स्कोप देखते हैं इंडिया में? आपको लग रहा है कि ये परफेक्ट जगह है जहाँ पर एक बढ़िया विकल्प लोगों को मिल रहा है? क्योंकि इस टाइम अगर इंडिया में उठाकर देखेंगे, सीएनजी हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, ये सब कुछ हो गया। हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो बहुत कुछ आ गया है। तो आप इस सेगमेंट में क्या देखते हैं सर? क्योंकि आपने कुछ गाड़ियाँ, आपकी सिटी भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में है, तो उस हिसाब से आप क्या मानते हैं और क्या होने वाला है और कहाँ पर इसकी जगह बनती है? सो अमित, इंडिया अपने आप में एक इतनी वास्ट मार्केट है और बहुत बड़ी मार्केट है, बट कस्टमर की डाइवर्सिफाइड रिक्वायरमेंट्स हैं। किसी को पेट्रोल चाहिए, किसी को डीजल चाहिए, किसी को सीएनजी चाहिए और किसी को इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड चाहिए। और अब जैसा कि आपने बोला, फ्लेक्स फ्यूल भी एक टेक्नोलॉजी है जो कि आगे आ सकती है। सो ऐसी डाइवर्सिफाइड रिक्वायरमेंट बेस के ऊपर एक टेक्नोलॉजी के साथ कोई भी ऑटोमोबाइल प्लेयर नहीं चल सकता, उसको अलग अलग पावर ट्रेन लाने पड़ेंगे। होंडा की बात की जाए तो हम बहुत स्ट्रांग रहे हैं हमेशा पेट्रोल में और हाइब्रिड में। इनफैक्ट जो हाइब्रिड एक टेक्नोलॉजी है, हम पिछले 30 सालों से उसके फोरफ्रंट पे रहे हैं। और जैसे जैसे हाइब्रिड की टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, होंडा की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा डिज़ायर्ड है भारत में नहीं, सिर्फ बाहर के काफ़ी देशों के अंदर। इसीलिए हम 2 लीटर हाइब्रिड, जो कि अभी हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है, और इस स्पेसिफिक स्पेस के अंदर हम पहला जो प्रीमियम एसयूवी है, जो हमने वादा किया था जापान में आप सबके साथ कि हम 2 तरह के प्रोडक्ट्स लेके आएंगे। एक लेके आएंगे जो कि मास प्रोडक्ट हो, चाहे वो लेस देन 4 मीटर एसयूवी हो, जिसकी अनाउंसमेंट हमने की 2028 के अंदर वो गाड़ी भारत की सड़कों पे आएगी। हमने ये भी प्रॉमिस किया था कि हम पहली मास इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके आएंगे जो कि इस साल के आखिरी में आएगी, और वो गाड़ी भी सिर्फ भारत के लिए नहीं बनाई जा रही है, भारत में बनाई जाएगी, भारत के बाहर बेची भी जाएगी, जो कि बहुत एक प्राउड मोमेंट है हम सबके लिए। सो एक तो वादा ये था, दूसरा वादा ये भी था कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबली एक्सेप्टेड टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको हम इंडिया में लेके आएंगे। और 2 लीटर हाइब्रिड एक पहली ऐसी ग्लोबल टेक्नोलॉजी है जो कि बाहर के देशों में करीब करीब 70 से ऊपर देशों में गाड़ी भी बिकती है। और अभी तक हम 8 लाख गाड़ियां बेच चुके हैं मात्र पिछले 4 सालों में। 2022 में इस गाड़ी ने डेब्यू किया था। सो इस खास गाड़ी को लाने का पर्पस सिर्फ यही था कि एक तो हम प्रीमियम एसयूवी स्पेस के अंदर कोई गाड़ी लेके आए इंडिया में, और दूसरी जो कि ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि इंडिया में नहीं है, स्पेशली 2 लीटर हाइब्रिड, उसका आनंद सारे कस्टमर्स हिंदुस्तान के उठा सकें। तो आपको लगता है सर कि लोग परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों के लिए इस गाड़ी की तरफ बढ़ेंगे? क्योंकि जहाँ तक जिस तरीके की, ये बहुत एग्रेसिव नहीं होने वाला है, कुछ लिमिटेड नंबर्स में लोगों को मिलेगा, बहुत सारे लोगों को मिलेगा भी नहीं। इस पे थोड़ा सी राय अपनी दीजिए सर। सो डेफिनेटली, बिकॉज ये गाड़ी जैसा कि आपने बोला, परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी दोनों को लेके है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्यूजन है, काफ़ी कम ऐसे आपको विकल्प मिलते हैं जिनके अंदर दोनों चीज़ें मिल सकें। बट येस, क्योंकि ये गाड़ी सीबीयू है तो थोड़ा सा एक टैक्स कंपोनेंट का भार गाड़ी की प्राइसिंग में हमेशा रहेगा। बट हमारे प्रयत्न यही है कि हम जितनी अच्छी गाड़ी की प्राइस ला सकें, सो दैट काफ़ी लोग इन्जॉय कर सकें उस टेक्नोलॉजी को, वो हम कोशिश कर रहे हैं। और आपको कुछ दिनों में गाड़ी के प्राइस
प्राइस भी दिया जाएगा। हालांकि जब हमने गाड़ी लॉन्च की थी तो एक स्पेसिफिक नंबर था हमारे दिमाग में कि हम इतनी गाड़ियाँ बेचेंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है बताने में कि हमने 2 लॉट गाड़ियों के मंगवाए थे और वो दोनों के दोनों लॉट इस टाइम पूरे बुक हो चुके हैं। और जो कि जब मैं ये बोल रहा हूँ बुक हो चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों का इंटरेस्ट है, पर काफ़ी लोगों ने उसमें बुकिंग के कुछ अमाउंट भी जमा कराया हुआ है। सो येस, द कार इज़ बुक्ड, जो कि अभी 2 लॉट्स हैं। हम एक तीसरा लॉट और इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मेरा रिक्वेस्ट है सारे कस्टमर से, प्लीज़ शोरूम पे जाइए, गाड़ी देखिए और गाड़ी को समझिए आपके द्वारा कि गाड़ी की कैपेबिलिटी क्या है, गाड़ी परफॉर्मेंस एसयूवी हम क्यों बोलते हैं, और गाड़ी बुक कराइए। सर एक सवाल और आता है, आजकल E20 चल रहा है, लोग फटाक से सवाल कर लेते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी गाड़ी में दिक्कत आ रही है, बट अभी तक मुझे कोई प्रमाण नहीं मिला है। होंडा की राय क्या है E20 पे? क्योंकि अगर E20 इतनी बड़ी दिक्कत देती तो मुझे लगता है कि देश की बहुत सारी गाड़ियाँ रोड पर खड़ी हो जाती। तो इसमें क्या आप बोलना चाहोगे, जनता को क्या ध्यान रखना चाहिए? सो E20, पहली बात, होंडा एक ऐसी मात्र कंपनी है जो कि जनवरी 2009 के अंदर से हमने सारी अपनी गाड़ियों को E20 मटेरियल कंपैटिबल बनाया था। और मेरा कहना सिर्फ ये है कि E20 के ऊपर ऑफ कोर्स काफ़ी कुछ अभी चर्चा में चीज़ें चल रही हैं, बट अगर मैन्युफैक्चरर की तरफ से गाड़ी को वारंटी दी जा रही है तो किसी भी कस्टमर को किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गाड़ी की वारंटी एप्लीकेबल है। और जहाँ तक कि होंडा की बात है, हमारी सारी गाड़ियों में E20 एप्लीकेबल है, कोई ऐसा नहीं किसी एक गाड़ी में है। सो आप प्लीज़ बिना किसी शंका के, पूरे विश्वास के साथ E20 गाड़ी चलाइए, E20 फ्यूल भराइए, बिकॉज वही एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो हम सब फॉलो कर रहे हैं, और वो भी एक रेगुलेशन के ऊपर पॉलिसी बनाई गई है, जो कि एक एमिशन नॉर्म्स के ऊपर पॉलिसी बनाई गई है। सो हमारी गाड़ियाँ सारी की सारी सारे नॉर्म्स को मीट करती है। सो प्लीज़ जाइए और गाड़ी खरीदिए, इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरी E20 गाड़ी से कुछ गाड़ी में प्रॉब्लम हो सकती है क्या। होंडा के पास कोई केस आया सर जिसने बोला E20 की वजह से गाड़ी खराब हो मेरी गई? नॉलेज में ऐसा कोई भी केस अभी तक नहीं आया है जिसके ऊपर E20 का कुछ स्पेसिफिक लिंक किया गया हो। जैसा कि मैंने बोला, गाड़ी में वारंटी एप्लीकेबल है, तो कोई अगर ऐसा केस आता भी तो गाड़ी में वारंटी के जो भी कंडीशंस हैं वो उसमें हो जाएगी, तो गाड़ी जरूर रिपेयर हो जाएगी। सर इलेक्ट्रिक की तैयारी भरपूर चल रही है होंडा की, और देश में इलेक्ट्रिक इंफ्रा भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। ऑलमोस्ट 50,000 फास्ट चार्जर्स भी लग चुके हैं, अगर उठाकर देखेंगे, अगर नंबर में करेक्ट हो तो, क्योंकि तेजी के साथ हर महीने कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। तो होंडा की तैयारियों को जानना चाहूँगा इलेक्ट्रिक के संदर्भ में। सो इलेक्ट्रिक, जैसे कि मैंने बताया, हम अपनी पहली मास इलेक्ट्रिक कार इस साल के आखिरी में लॉन्च करेंगे। वो गाड़ी का जो हम पब्लिक रोड वेरिफिकेशन टेस्ट बोलते हैं, वो गाड़ी का शुरू हो चुका है। गाड़ी बहुत अलग अलग स्टेट्स में जा चुकी है, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू डाउन साउथ, सारे के सारे स्टेट्स वो गाड़ी कवर कर रही है। और ऑब्जेक्टिव हमारा सिर्फ यही है कि जितने पावर ट्रेन्स वो फास्ट इलेक्ट्रिक कार यूज़ कर सके और एक्सपीरियंस कर सके, हमारे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ताकि जब हम कस्टमर्स के पास गाड़ी लॉन्च करेंगे, हमें हर तरह के रोड का एक स्ट्रॉन्ग आइडिया होगा, और उससे हम कस्टमर्स को बता पाएंगे कि गाड़ी कितनी सशक्त है। जहाँ तक कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बोला आपने, बहुत सही बात है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है, ना कि सिर्फ आपके घर में, बट आपके लोकेलिटी के अंदर, आपके ऑफिस के यहाँ, और पब्लिक चार्जिंग, इसको पूरा इकोसिस्टम बोला जाता है। सो जब तक चार्ज इकोसिस्टम नहीं होगा, तब तक कस्टमर के दिमाग में हमेशा एक थोड़ा सा डाउट रहेगा। सिर्फ वही नहीं अमित, एक और बहुत इंपॉर्टेंट खास बात है, जैसे कि अलग अलग तरह के चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर्स हैं, इसको सीपीओ बोला जाता है। तो बहुत तरह के सीपीओज अवेलेबल हैं हिंदुस्तान की मार्केट में, बट हर सीपीओ की एक अलग मोबाइल एप्लीकेशन कस्टमर को डाउनलोड करनी पड़ती है, आपको अलग वॉलेट बैलेंस रखना पड़ता है। सो होंडा का एक बहुत स्ट्रॉन्ग विजन है कि हम ऐसा एक सॉल्यूशन बनाएं जिसमें कस्टमर को अलग तरह की ऐप नहीं डाउनलोड करनी पड़े, और जब भी उसको लगे कि मुझे गाड़ी को चार्ज कराना है, बहुत कन्वीनियंटली चार्ज कर सके। सो दैट इज़, आई थिंक, एक इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है जिससे अडॉप्शन ऑफ ईवी बहुत फास्ट और बहुत स्ट्रांग हो सकेगी। इस बात से मैं बहुत एग्री करता हूं सर, क्योंकि मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इस टाइम आप मेरा फ़ोन उठा लीजिए, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से लगभग 40,000 50,000 किलोमीटर का मेरा ईवी ड्राइविंग का एक्सपीरियंस हो गया है। तो करीबन 30-40 ऐप मिलेंगे जिसमें आपको 400-500 रुपये मेरे मिलेंगे, क्योंकि वो चार्जिंग मुझे कहीं मिलता नहीं है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए सर, जहाँ पे जितने भी चार्जर डेवलप हों वहाँ पे जाके रजिस्टर हो जाए, तो लोगों को ईजी हो जाएगा, और एक ही जगह पैसा रखना पड़ेगा, ये नहीं कि हर ऐप में डालना पड़ेगा। सर बिल्कुल आपको ठीक। लगता है कि ऐसा कोई सिस्टम बनेगा आने वाले टाइम में, या फिर सपना रह जाएगा? नहीं, सपना नहीं, आपके सपने को होंडा ज़रूर पूरा करेगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं ऐसा एक सिस्टम बनाने में, जैसा कि मैंने बोला, कि बहुत सहूलियत हो कस्टमर्स को ईवी चार्ज करने के लिए। और सिर्फ वही नहीं, काफ़ी बार मुझे ये भी सुनने को आया है कि
चार्जर है वहाँ पे करीब 5 किलोमीटर पे, 10 किलोमीटर पे, बट वो वर्किंग है कि नहीं ये भी नहीं पता लगता कई बार। सो आप गाड़ी ले जाते हैं वहाँ पे, मान लो कि मेरे में सिर्फ 20 किलोमीटर गाड़ी चल सकती है और मैं ले जाता हूँ, पता लगता है वहाँ पे चार्जर ही ख़राब है। सो ऐसा एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन होना चाहिए कि जो कि एडवांस में दिख सके कि चार्जर अवेलेबल है, चार्जर ठीक से काम कर रहा है, और एक सहूलियत हो कि वो जाए और फटाफट चार्ज कर सके। सो उसी सहूलियत को दिमाग में रखते हुए होंडा एक इकोसिस्टम ऑफ ईवी लाने की कोशिश कर रही है। सो प्लीज़ ब्रांड से जुड़े रहिए। जैसे ही हमारी ईवी गाड़ी लॉन्च होगी आपको और डिटेल्स में देना चाहूँगा। इलेक्ट्रिक बता दिया, सीएनजी भी बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग होंडा की गाड़ियाँ सीएनजी पे चला रहे हैं। बड़े खुशी खुशी मैंने अहमदाबाद में प्रवास में देखा कि होंडा की गाड़ियाँ मतलब एलिवेट सीएनजी के साथ खड़ी कर रखी थी और लोग उस पर टूटे पड़े थे। मैंने उस पर वीडियो बनाया, लोगों ने काफ़ी लाइक किया उसे। तो सीएनजी पे होंडा किस तरीके, क्योंकि डीलरशिप फिटमेंट के जरिए उभर रहा है, थोड़ा सा सीएनजी पे अपनी राय। सीएनजी जैसे मैंने बोला, कोई इतना डाइवर्सिफाइड कंट्री है, हर कस्टमर की अपनी अलग रिक्वायरमेंट है। तो सीएनजी भी एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो कि काफ़ी कुछ सेट ऑफ कस्टमर्स को चाहिए। स्पेशली सीएनजी जो अमेज का सेगमेंट है, उसको लोअर सेडान कहते हैं, उसमें काफ़ी पॉपुलर है, मेनली फॉर फ्लीट बायर्स। होंडा अभी क्योंकि हमें लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो पिछले साल हमने एक नई सर्विस शुरू की थी जहाँ की आप रेट्रोफिटमेंट के थ्रू सीएनजी लगा सकते हैं हमारी किसी भी डीलरशिप से। उस पर वारंटी भी एप्लीकेबल होती है, ऐसा नहीं है कि आप रेट्रोफिट करा रहे तो गाड़ी पे वारंटी एप्लीकेबल नहीं है, सिस्टम पे भी वारंटी एप्लीकेबल है। और जैसा कि आपने बोला एलिवेट के अंदर भी वो पॉसिबल ऑप्शन है। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि यस, जो लोग को सीएनजी से बहुत प्यार है और जो होंडा में भी चाहते हैं, तो आप सबके लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन डीलरशिप पे अवेलेबल है। आप बेफिक्र होकर अपने सीएनजी लगाइए और उसमें वारंटी भी एप्लीकेबल होगी। सर एक ऐसी गाड़ी में बैठा हूँ, सवाल छोटी गाड़ियों का कर रहा हूँ, हो सकता है गाड़ी बुरा मान जाए, फिर भी सवाल तो बनता है। सवाल ये है सर कि एलिवेट एक अच्छा प्रोडक्ट है, जिसे लोगों ने काफ़ी अच्छा एक्सेप्ट भी किया है। उसके नीचे एक सेगमेंट आप देख रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, जिसमें टॉप 10 सेलिंग कारें दिख जाती हैं। तो होंडा का इरादा कुछ उधर, थोड़ा सा प्रकाश। जैसा कि आपने बताया लेस देन 4 मीटर, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग अनाउंसमेंट की है कि 2028 के अंदर हम लेस देन 4 मीटर स्पेस में भी आना चाहेंगे। उसका रीज़न बहुत सारे हैं, जैसे कि आपने बोला डेफिनेटली सेगमेंट ग्रो कर रहा है। जो हैचबैक सेगमेंट है अपने आप में थोड़ा सा श्रिंक करते जा रहा है। लास्ट 5 साल के अगर आप CAGR देखेंगे तो हर साल सेगमेंट श्रिंक कर रहा है करीब 5 से 6% से। और जो लोअर सेडान है जो कि अमेज है, डेफिनेटली वो सेगमेंट काफ़ी ग्रो कर रहा है। और लेस देन 4 मीटर SUV अपने आप में बहुत बड़ा एक सेगमेंट बनते जा रहा है, जिसके अंदर अलग तरह के पावर ट्रेन्स हैं। सो होंडा 2028 के अंदर अपनी पहली लेस देन 4 मीटर SUV उतारेगा और हम कोशिश करेंगे कि जितने पावर ट्रेन्स में हम लेके आ सकें वो भी कोशिश करेंगे। तो हालांकि बहुत जल्दी है, आज हम 2026 में बैठे तो मैं ज़्यादा आपको डिटेल नहीं दे सकता, बट येस इतना जरूर बोलना चाहूँगा कि वो एक ऐसा स्पेस है जिसमें होंडा भी नहीं है और हम शीघ्र उस स्पेस में आना चाहेंगे। आपको लगता है सर हैचबैक और एंट्री लेवल सेडान के ज़माने लग गए? देखिए, फिर वही बोलूँगा, हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट बहुत अलग है। क्योंकि देश इतना बड़ा है और अभी भी हर 1000 कस्टमर्स पे सिर्फ 34 गाड़ियाँ हैं, जो कि काफ़ी विकसित देशों में वो करीब 500 गाड़ियाँ, 600 गाड़ियाँ। सो हमारी जो कार पॉपुलेशन है या कार डेंसिटी पॉपुलेशन है पूरे पॉपुलेशन पे बहुत कम है। सोचिए 1000 पे सिर्फ 34 गाड़ियों का नंबर, आंकड़ा बहुत ही छोटा है। सो ऐसे ग्रोइंग इंडस्ट्री के अंदर हर एक सेगमेंट की डेफिनेटली एक स्पेस है। बट कुछ सेगमेंट ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, कुछ सेगमेंट्स थोड़े कम ग्रो करेंगे, कुछ पावर ट्रेन ज़्यादा ग्रो करेंगी, कुछ पावर ट्रेन्स कम ग्रो करेंगी। होंडा का नज़रिया ये है कि हम पहली जो हमारी स्टार्टिंग गाड़ी होगी वो लोअर सेडान की होगी, फिर लेस देन 4 मीटर की भी होगी, फिर मोर देन 4 मीटर में भी हम हैं ही अभी, और आके पेट्रोल पे हैं, हम हाइब्रिड में हैं और हम इलेक्ट्रिक में आना चाहेंगे। और हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में हम कुछ अलग पावर ट्रेन की तरफ भी जाएँ। सो जितना होंडा पार्टिसिपेट कर पाएगी एक इतने रोमांचक इंडस्ट्री के अंदर, वही हमारा पूरा पूरा प्रयास है। डीलरशिप नेटवर्क थोड़ा तगड़ा कर रहे हैं। और इसी बीच में एक सवाल और करता हूँ, ये मेरा अंतिम सवाल है सर। कोई जनता अगर जिसको आपकी गाड़ी चला रहे हो कोई दिक्कत होती है, तो सॉल्यूशन तक कैसे पहुँचे? जैसा कि अब मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, अभी हम करीब करीब 300 आउटलेट्स हैं हमारे पूरे देश के अंदर और 216 शहरों में हैं। और 216 शहरों में भी अमित करीब करीब 118 शहर तो टियर 3 टियर 4 मार्केट्स के हैं। हमारा प्रयास रहता है कि 50 से 60-70 किलोमीटर के अंदर आपको एक सर्विस स्टेशन मिल जाए, और चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो। उसके ऊपर रखते हुए हमारे नेटवर्क को बढ़ाने की पूरा का पूरा प्रयास जारी रहता है। और मैं बोलना चाहूँगा कि अभी हम काफ़ी डीप पेनिट्रेटेड हैं, और जैसे जैसे जहाँ हमें लग रहा है वहाँ पे हम डीलरशिप्स और भी खोल रहे हैं। जैसे कि अभी अपने पीछे शिमोगा की एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमने एक डीलरशिप का अपना अप्रूवल दिया, और
शीघ्र वो डीलरशिप वहाँ पे आएगी। सो ऐसे हम बढ़ते जा रहे हैं आगे, जहाँ जहाँ पे हमें लग रहा है ऑप्शन है, हम बढ़ाते रहेंगे नेटवर्क। सर, जनता को समस्या अगर कोई आती है तो कैसे आपसे कनेक्ट करें? नहीं, कनेक्ट करने के लिए तो हमारे बहुत सारे कॉल सेंटर लाइंस अवेलेबल हैं। इनफैक्ट हमारी ऐसी पहली कंपनी है जो कि 24 आवर्स की हमारी एक हेल्पलाइन है। डेफिनेटली उसमें कुछ ह्यूमन एंगल भी है, कुछ एआई एंगल भी है, तो उसको हम डिजिटल कनेक्ट बोलते हैं। आप किसी भी समय होंडा के कॉल सेंटर पे फ़ोन कर सकते हैं, आपको उसी टाइम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाएगा, और हो सके तो जल्द से जल्द मिलना भी चाहेंगे। तो भैया, होंडा अपनी हाइब्रिड स्पोर्ट्स कार के साथ में तैयार है, और ये बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है। इसका ड्राइव रिव्यू हमारे चैनल पर आ रहा है, देख के जाइएगा। लेकिन आपको बताता चलूँ, होंडा बहुत तेज़ी के साथ अपना विस्तार कर रहा है, इनकी योजनाएं प्रबल हैं। बहुत सारी चीज़ें सर ने बता दी हैं। E20 से मत घबराइए, क्योंकि अगर E20 से घबरा रहे होते तो उसका प्रमाण ये होता कि बहुत सारी गाड़ियाँ रोड पर बंद पड़ी मिलती। तो E20 के बारे में सही जानकारी रखिए, टेंशन मत लीजिए, कंपनी आपके साथ खड़ी है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे धन्यवाद। मिलकर बहुत मजा आया सर। मुझे भी हमेशा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू तो सो मच। कुणाल सर के साथ हमारा इंटरेक्शन कैसा लगा, बताइएगा जरूर।